बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से मुश्तरका तौर पे जो जंगी बर्तरी दिखाई गई है, ख़ास तौर पे मई की पाक भारत जंग के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ मुजाहरा किया है, अमली तौर पे चाइना के बनाए हुए वेपन्स को दुनिया भर में उसकी धाक बिठाई है। अब इसके पेश नज़र अमरीका की तरफ से भी अपने जंगी हिफाजती इक़दाम में मज़ीद तेज़ी की गई है। कुछ नया और ख़तरनाक उन्होंने बनाया है। वो क्या है? ये मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो कि AIM-174B के नाम से मशहूर है, और अब इसे न सिर्फ बनाया गया है, मंजर-ए-आम पर लाया गया है, बल्कि तैनात भी कर दिया गया है। इसकी खुसूसियात के हवाले से आपको कुछ ही देर में बताते हैं। और फिर एक फॉलोअप स्टोरी है। पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पे कहा जा रहा था कि एक ड्रोन हमला किया गया है नंगरहार और खौस्त के अंदर, जहां पे दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। वो दहशतगर्द जिनका ताल्लुक तालिबान से है, कल-ए-दम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, कुछ खतरनाक कार्रवाइयाँ की थी, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर यह कार्रवाई की। लेकिन अब उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पे तालिबान हुकूमत की तरफ से कुछ दरअंदाजी की गई है। ये असल कहानी क्या है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्या चीज़ तय पाई है जिसके बायस ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, तो कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे और आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे। साथ में आपको एक खबर देंगे नाज़रीन, वो ये कि ईरान ने 8 अफराद को मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। जब से इजराइल ने ईरान के ऊपर धावा बोला, जंग मुसल्लत की, उसके बाद से ये चीज़ सामने आई कि जो जासूसी का एलिमेंट है उसने ईरान को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। तो अब तक सैकड़ों की तादाद में 3000 से ज़ायद जासूसों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें बड़ी तादाद में अफ़गानी भी थे, भारतीय भी थे, और अब कुछ मज़ीद मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस पकड़े गए हैं। इनकी गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई, किन कार्रवाइयों में मुलविस थे, आपको बता देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक की तरफ से अब ये दबाव सामने आ रहा है कि बात बयानात से नहीं बनेगी, क्योंकि बयानात देकर देख लिए, और बयानात से नेतन्याहू ने अपने जंगी जराइम को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा देखा गया है। और अब तक जो फ़लस्तीनियों और गाज़ा के रहने वालों के ऊपर मज़ालिम हैं, जो तशद्दुद है, जो उनके ऊपर इमदाद का रोका जाना है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सका, जिसके बायस यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का, ममालिक का अब ये इक़दाम मज़ीद बढ़ाने का या उन्हें सख्त करने का मुतालबा सामने आ रहा है। साथ में अमरीका की दोगली पॉलिसी और मुनाफ़कत भी सामने आई है ऐसे वक्त में जब फ़लस्तीन के रहनुमाओं को उनकी तरफ से यूनाइटेड नेशन के इजलास में शिरकत के लिए वीज़े जारी नहीं किए गए। यानी कि वो चाहते नहीं है कि यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन की नुमाइंदगी हो या उनका कोई नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करे। इससे जुड़ी एक खबर है। और एक खबर यह भी है कि अमरीकी टैरिफ ने भारतीय मईशत की कमर तोड़ दी है। रुपए के अंदर, भारतीय रुपए के अंदर तारीखी गिरावट देखी जा रही है। तो ये तमाम खबरें आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं। और पहली खबर है नाज़रीन, पाक भारत जंग में चीनी दिफाई सामान की बर्तरी साबित होने के बाद अमरीका ने अपने हिफाजती जंगी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वो इक़दाम क्या हैं, सुन लीजिए। अमेरिका ने खुफिया तौर पर खबर यह है कि अपना एक नया खतरनाक हथियार जो कि AIM-174B या AIM-174B के नाम से गन्सलिंगर तैनात कर दिया है। इब्तिदाई तौर पर जो इसकी तफसीलात सामने आई हैं, अमरीकी बहरी बेड़ों पर इसे तैनात लड़ाका तैयारों के लिए फराहम किया गया, और यह हथियार फिजा से फिजा में एक तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं जो SM-6 की एडवांस शक्ल के तौर पर सामने आए। इसकी पहली रहनुमाई 2024 में हुई और जंगी मशकों के दौरान की गई, और फिर ये मिसाइल 2025 में जापान में भी देखा गया था। इसकी अगर खुसूसियात की बात की जाए तो इसकी रेंज है लगभग 300 मील और रफ्तार है मैक 3.4 और वजन इसका 1900 पाउंड बताया गया है, और दुश्मन को एवॉक्स बमबार तैयारों और हाइपरसोनिक हथियारों को करीब भटकने से पहले ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो अब ये जो विक्ट्री परेड हो रही है, इसमें चाइना की तरफ से मगरबी दुनिया के लिए बहुत से ख़तरनाक हथियार हैं, बहुत से नए और जदीद हथियार हैं जो नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे, और बहुत से ऐसे हथियार होंगे दुनिया पहली बार देखेगी, खासतौर पर मगरबी दुनिया। तो ऐसे में अमरीका भी हिफाजती इक़दाम को पहले से बेहतर कर रहा है, और उसी के तौर पर इस मिसाइल को जो कि AIM-174B है, इसे अब तैनात कर दिया गया है। अगली खबर नाज़रीन तोरखम क्रॉसिंग से, और जुम्मे रात देर गए पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस और तालिबान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। इसका बैकग्राउंड क्या है अभी आगे चल के आपको बताते हैं, लेकिन खबर यह है कि झड़प के दौरान एक पाकिस्तानी बॉर्डर ऑफिसर जख्मी भी हुआ है, और तालिबान की तरफ से इस वाक़े पर कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। हफ्ता सुबह तोरखम बॉर्डर को शदीद सैलाब की वजह से बंद कर दिया गया था, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो अहम तिजारती आमदोरफ्त है, इसका रास्ता भी
भी रुक गया है सैलाब के पेश नज़र, जबकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर झड़पें बढ़ती जा रही हैं। और सितंबर 2023 की अगर बात की जाए तो तुरखम क्रॉसिंग पर झड़प हुई थी, बॉर्डर गेट को बंद किया गया था और तमाम तरह की तिजारत थी उसे भी रोका गया था। उसके बाद फिर 11 सितंबर 2022 को भी चीन क्रॉसिंग पर अफगान जानिब से फायरिंग हुई थी, कम से कम 6 पाकिस्तानी शहरी उसमें हलाक हुए थे, जबकि पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग की थी और इसमें कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान मजीद बढ़ गई थी। तो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की। और फिर अभी हाल ही में मार्च 2024 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के सूबे खौस्त और पक्तिका में फ़िज़ाई हमले हुए थे। मकामी शिद्दत पसंद हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई थी। और फिर दिसंबर 2024 में भी हमने देखा कि ज़िला दंद पतान और इतराफ़ में शदीद झड़पें हुई। इसी तरह 2025 के आगाज़ में भी खोस, बाजड़ और कुन्नड़ में तोपखाने और रॉकेट फायर का तबादला हुआ था। तो सूरत हाल की जो नौयत है वो ये है कि ये झड़पें अक्सर भारी हथियारों के इस्तेमाल से होती हैं और आम शहरियों की हलाकतें, नकल मकानी इसके नतीजे में होती है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से सरहदी कशीदगी में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान बार बार तालिबान हुकूमत को TTP तहरीक तालिबान की सरगर्मियों को ख़बरदार करता रहा, लेकिन असल जो मुद्दा है और जो हमारे ज़राए हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक बैकग्राउंड में अभी हाल ही में आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब गए थे चीनी ऑफिशियल्स के हमरा, चाइना के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का मकसद ये था कि तालिबान की हुकूमत को ये समझाया जा सके कि भाई दरअंदाजी को रोकें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखें। अगर आपने CPEC का बाकायदा हिस्सा बनना है और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा अगर आप अफगानिस्तान बनना चाहते हैं, अपनी मईशत को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अवाम की ज़िंदगियों को बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस दरअंदाजी को रोकना होगा। तो मुमकिना तौर पे अब एक सेटलमेंट हो चुकी है, एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अफगानिस्तान की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान को अगर कोई ऐसे ठोस शवाहिद मिलते हैं तो पाकिस्तान उसकी कार्रवाई करेगा, लेकिन जवाबी तौर पे अपने लोगों को जस्टिफाई करने के लिए और कहीं तालिबान की कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान के अंदर ना शुरू हो जाएँ, अफगानिस्तान ये बयानात देगा और मजम्मत करेगा। और ये जो हल्की फुल्की जवाबी कार्रवाई देखी जा रही है, ये गुज़श्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी कि तालिबान हुकूमत ने भी पाकिस्तानी ड्रोन हमले को कंडेम किया है। ये भी इस मुश्तरका अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है जिसमें वो कंडेम तो करेंगे लेकिन पाकिस्तान अपनी कार्रवाई करता रहेगा दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दों की कमीनगाहों को, उनके हाइडआउट्स को निशाना बनाता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बहरहाल अपनी सरहदों को महफूज करना है और अफगानिस्तान से होने वाली दरअंदाजी को रोकना है, क्योंकि पाकिस्तान का अल्टीमेट जो टारगेट है वो CPEC को पुरअमन तरीके से यकीनी बनाना है। और इसके लिए चाइना पहले ही अफगानिस्तान को ये बावर करा चुका है कि अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको ताउन करना पड़ेगा। तो अब ये जो जवाबी कार्रवाई हो रही है दिखाने के लिए या बयानात दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ अपने लोगों को जस्टिफाई करने के लिए हो रहा है, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। ईरान ने कार्रवाई की है, मोसाद के दहशतगर्द पकड़े हैं। 8 अफराद थे जो कि जासूसी कर रहे थे, हसास मकामात की कोऑर्डिनेशन और इसके अलावा आला फौजी शख्सियात की मालूमात इसराइल को देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले मुल्ज़िमान को मोसाद ने ऑनलाइन तरबियत भी दी और गिरफ्तार जो है ये शिमाल मशरकी ईरान में हुई है। साथ ही हथियार बनाने का सामान, लॉन्चर, बारूद, बॉम्ब, ट्रैप वगैरह भी इसमें बरामद हुए हैं, उन्हें कब्जे में ले लिया गया है। 12 रोज़ा इसराइल और ईरान की जो अमरीकी जंग थी इसमें 13 जून से शुरू हुई और इसराइल बमबारी में आला फौजी और साइंसदान भी हलाक हुए थे, आपको याद होगा ये सारा कुछ। और इस जंग के दौरान ईरान में 21,000 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए, जगह जगह चेक पोस्टें और आवाम को मुखबरी की अपील की गई थी। साथ में ईरान ने पिछले महीनों में 8 अफराद को जासूसी के इल्ज़ाम में फांसी दी, जिनमें न्यूक्लियर साइंसदान भी शामिल थे। तो तमाम वो लोग जो कि मोसाद के साथ जुड़े हुए थे, अहम हसास मालूमात दे रहे थे, अब उन्हें चुन चुन के पकड़ा जा रहा है और साथ में इबरत का निशान भी बनाया जा रहा है। तो उसी में ये ताज़ा कार्रवाई है। पुलिस के मुताबिक 2774 गैर कानूनी तारकीन वतन भी गिरफ्तार हुए, 261 अफराद जासूसी के शुबे में, 172 गैर कानूनी फिल्म साजी में गिरफ्तार हुए और इसके अलावा साइबर क्राइम्स में लगभग 5700 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए और जंग के दौरान ऑनलाइन स्पेस नया महाज भी बन गया है। तो अब क्रैकडाउन जारी है शिद्दत के साथ जासूसों के खिलाफ, जिसमें ये ताज़ा कार्रवाई अमल में लाई गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, और ये खबर है यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काजा कालास ने ये बयान जारी किया है, जिसमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और वो कहते हैं कि अब बयानात की हद तक बात नहीं बनेगी, अमली इक़दाम करने होंगे। इसराइल पर पाबंदियों के हवाले से इत्तिफ़ाक़ राय नहीं, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि गज़ा में इमदाद की फराहमी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अदायगियाँ बहाल और मग़रबी किनारे पर सेटलमेंट्स को रोकना यकीनी बनाया जाए। साथ में फ्रांस का कहना है कि अगर इसराइल ने इक़दाम ना किए तो यूरोपीय सतह पर पाबंदियाँ लग सकती हैं।
اس کے علاوہ اسپین کا کیا کہنا ہے وہ بھی سن لیجیے. اسپین کہتا ہے کہ ہتھیاروں کی برآمد پر پابندی، مزید سخت پابندیاں تجویز کی گئی ہیں ان کی طرف سے. جرمنی کا بیان بھی سامنے آیا ہے. جرمنی کہتا ہے کہ انسانی اصولوں کی پاسداری پر زور دیا جائے اور غزہ پر قبضے کو ہم مسترد کرتے ہیں. نیدرلینڈ اور سویڈن کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس پر دباؤ، سیٹلمنٹس کی مصنوعات پر امپورٹ بین تجویز کی گئی ہے. آئرلینڈ، آسٹریا، ڈنمارک، سلوینیا، ناروے مزید سخت اقدامات کرنے پر متفق ہیں، بشمول پابندیاں، ٹریول بین اور تجارتی روک جو ہے اس کے اندر شامل ہے. 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں بڑے پیمانے پر مظالم اور 63,000 فلسطینی اس میں شہید ہو چکے ہیں، 159 زخمی اور لاکھوں اس میں بے گھر ہو چکے ہیں. تو اب یورپی جو ممالک ہیں، مغربی دنیا ہے، ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم عملی اقدامات کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے یقینی طور پہ اسرائیل کو لگام ڈالنے میں مدد حاصل ہو سکے گی. لیکن دوسری طرف امریکہ کی منافقت جاری ہے. اب تک جو نیتن یاہو ٹکا ہوا ہے، اپنے جنگی جرائم پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کی وجہ ایک بڑی وہ امریکہ کے آشرواد ہے، امریکہ کی شے ہے. اور اگلی خبر یہی ہے کہ امریکی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ آنے والے فلسطینی نمائندوں کو ویزا جاری نہیں کیا جائے گا، بلکہ پہلے سے جاری شدہ ویزوں کو بھی منسوخ کر دیا جائے گا. تو یہ منافقت ہے، یہ دوغلی پالیسی ہے. اگر آپ ایک اہم سٹیک ہولڈر کو جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جس کے اوپر آپ زمین تنگ کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے جوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں بلا وجہ نہتے فلسطینیوں کو، غزہ کے رہنے والوں کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں، وہ لوگ جو امداد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ گولیاں اور بم برساتے ہیں. تو یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے اور اس آواز کو اگر آپ اقوام متحدہ میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، ان کو ویزے جاری نہیں کرتے، تو آپ بھی جنگی جرائم میں اتنے ہی برابر کے شریک اور ملوث قرار دیے جائیں گے اور آپ کو اتنا ہی ذمہ دار قرار دیا جائے گا. فی الحال ناظرین یہ واضح نہیں ہے کہ امریکہ اس اعلان کا فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، مگر غالب امکان ہے کہ وہ بھی امریکہ کے اسرائیل نواز اقدام کی زد میں آ جائیں گے، جس کے اثرات جو یقینی طور پہ منفی ہوں گے. اگلی خبر یہ ناظرین کہ بھارت کو اس وقت شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی تمام جو معیشت ہے، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی تجارتی فرمز ہیں، جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اب اس کے اثرات بھارتی روپے کے اوپر آ رہے ہیں. خبر کیا ہے وہ یہ کہ امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد بھارتی روپے کی قدر میں ریکارڈ گراوٹ آئی ہے اور پہلی مرتبہ بھارتی روپیہ 88 روپے فی ڈالر کی سطح سے نیچے گر چکا ہے. ماہرین کے مطابق امریکی حکومت کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر 25% کے بعد اضافی 25% یعنی کہ کل 50% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد معاشی دباؤ میں مزید اضافہ ہوا اور بھارت کی برآمدات امریکہ کے لیے ناقابل خرید حد تک مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کار اس سال کے اب تک بھارتی حصص اور بانڈ سے 9.7 ارب ڈالرز نکال چکے ہیں اور ایک بڑا دھچکا اسے کہا جا رہا ہے. تو نئے ٹیرف کے اعلان کے بعد صرف 2 روز میں 1 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری واپس لی گئی. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی ٹیرفز کی وجہ سے بھارت کا تجارتی خسارہ اور ادائیگیوں کا توازن مزید بگڑ سکتا ہے اور اگر اسے وقت پر نہ سنبھالا گیا تو ہندوستانی معیشت تباہ ہو جائے گی. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے نریندر مودی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی ناکام سفارتی اور خارجہ پالیسی کی وجہ سے، اور یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے مزید ڈراونا خواب ثابت ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.